Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जो हम स्टडी कर रहे थे सेल साइकिल, उसमें आज हम माइटोसिस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है एनाफेज एंड टेलोफेज। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हम सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। सेल साइकिल के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो फेजेस हैं, इंटरफेज और एक माइटोटिक फेज। इंटरफेस में जो सेल है वो अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करते हैं। इसके आगे से तीन मराहल होते हैं, एक को कहते हैं G1 फेज, एक को कहते हैं S फेज और एक को कहते हैं G2 फेज। उसके बाद जो माइटोटिक फेज है दो तरह का होता है, एक को कहते हैं साइटोकाइनेसिस और एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, जबकि कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो है वो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस की तकसीम होती है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स जो कैरियोकाइनेसिस है, ये न्यूक्लियस की डिवीजन है, इसके आगे से चार स्टेप्स है। एक को हम कहते हैं प्रोफेज, एक को कहते हैं मेटाफेज, एक को कहते हैं एनाफेज और एक को कहते हैं टेलोफेज। स्टूडेंट्स अभी तक हम प्रोफेज और मेटाफेज पढ़ चुके हैं। मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूं कि प्रोफेज और मेटाफेज के अंदर क्या होता है। स्टूडेंट्स ये जो प्रोफेज है ना, इसके अंदर स्टूडेंट्स होता क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनना है आपने। स्टूडेंट्स प्रोफेज के अंदर क्या होता है, प्रोफेज के अंदर जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा होता है क्रोमाटिन, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देता है। और क्रोमोसोम इस तरह के बनते हैं कि एक क्रोमोसोम जो है उसकी दो सिस्टर क्रोमाटिड्स होती हैं। ये दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और ये जिस पॉइंट पर अटैच होते हैं उसको हम किसका नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। और सेंट्रोमेयर के बाहर एक प्रोटीन्स होती हैं, खास किस्म की प्रोटीन है जिसको हम किसका नाम देते थे, काइनेटोकोर का नाम देते थे। काइनेटोकोर प्रोटीन्स का मैंने नाम देते हैं, तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो सेल के बाहर न्यूक्लियस के बाहर जो सेंट्रियोल्स का एक पेयर है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। बच्चों आपने सेंट्रोमेयर और सेंट्रोसोम कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग चीजें। सेंट्रोमेयर क्या है, वो पॉइंट जहां पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होती हैं उसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। जबकि सेंट्रोसोम क्या है स्टूडेंट, सेंट्रोसोम जो है वो न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल्स का एक पेयर हो, अगर इस तरह की साइड पे पड़ा है, साइड दोनों के तरफ 90 डिग्री का एंगल हो तो इसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या करता था, डुप्लीकेट करके सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता था। और जब वो मूव कर रहा होता था तो वो सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो कि G2 फेज के अंदर बनी थी, उस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स वो क्या करता था, वो स्पिंडल फाइबर्स बनाता था। वो क्या बनाता था, स्पिंडल फाइबर्स बनाता था। तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होता था, न्यूक्लियस की जो दीवार है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी टूट जाती थी और उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस पड़ा होता था, जो फैक्ट्री है राइबोसोम्स की, वो भी टूट जाती थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें प्रोफेस के अंदर होती थी, बहुत आसान है, आप लोगों ने फिंगर टिप की चीजों को याद रखना है। मेटाफेज के अंदर क्या होता था स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के दरमियान में अरेंज होना शुरू हो जाते थे और सेल के दरमियान में इस तरह से अरेंज होते थे कि हर क्रोमोसोम है ना, जो इसको दो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते थे, एक जो इस साइड पर सेंट्रोसोम का पेयर पड़ा होता था और एक जो इस साइड में पड़ा होता था। अब इसके साथ दो स्पिंडल फाइबर्स, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, हर क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर्स एक एक साइड से अटैच होते थे, ठीक है। और क्रोमोसोम से सेल के दरमियान में बिल्कुल एक एक पैटर्न में अरेंज हो जाते थे, ठीक है, जिसे हम मेटाफेज प्लेट का नाम देते थे। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो अपना अगला फेज स्टार्ट करते हैं जिसे हम एनाफेज कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। एनाफेज के अंदर होता क्या है, मैं आप लोगों को पहले डायग्राम से दिखा देता हूँ, जैसे आपको डायग्राम नजर आ रहा है। आप लोगों ने पेपर में डायग्राम बनानी भी है ऐसा, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए जो मेटाफेज के अंदर क्या होता था, क्रोमोसोम्स जो थे वो पेयर की शक्ल में, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है ना इस तरह से एक सेल के दरमियान में एक प्लेट की शक्ल में मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ठीक है, जो कि इसके साथ अटैच है, अब वो इन्हें खींचना शुरू करते हैं। वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, खींचना शुरू करते हैं। अब एक तरफ वाला जो सेंट्रोसोम है ना वो क्रोमेटिड को एक तरफ खींचता है, दूसरे वाला जो है वो दूसरी तरफ खींचता है। स्टूडेंट्स बिल्कुल इस तरह से होता है, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये क्रोमोसोम है इस तरह से, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है स्टूडेंट्स। अब इसका एक अपना काइनेटोकोर है और दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इस साइड पर है, इसका अपना काइनेटोकोर है। तो स्टूडेंट्स एक स्पिंडल फाइबर जो इस काइनेटोकोर के साथ अटैच है, इधर वाला स्पिंडल फाइबर जो इस काइनेटोकोर के साथ अटैच है, वो इन्हें खींचना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स जब उन्हें खींचते हैं तो ये दो स्पिंडल फाइबर्स है ना जो फर्स्ट करेंगे इस तरह से है, ठीक है। तो एक जो स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच है और दूसरा मेरे इस फिंगर के साथ अटैच है, तो इसके खींचेगा ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। एक क्रोमोसोम जो है ना, क्रोमोसोम उनकी जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं अब ये अलग अलग हो जाती है। एक सिस्टर क्रोमाटिड इस साइड पे चली गई, दूसरी सिस्टर क्रोमाटिड इस साइड पे आ जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह का एक प्रोसेस होता है, आइए हम इसको रीड करते हैं। देखिए वो कहता है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद द क्रोमोसोम्स पुल टुवर्ड द पोल्स। अब देखिए यहाँ पे ये सेंट्रोसोम है, ये भी सेंट्रोसोम है। अब ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ के इसके साथ अटैच हुआ, देखें ये पूरा स्पिंडल फाइबर जो है वो इसके साथ अटैच है। और ये वाला स्पिंडल फाइबर आप देखें तो ये यहाँ से निकल रहा है इस क्रोमोसोम के साथ अटैच। अब इन्होंने क्या किया, इन्हें खींचना स्टार्ट किया, पुल करना स्टार्ट किया।
और पुल कहाँ पे करते हैं, टुवर्ड्स द पोल, इसे हम पोल कहते हैं, ठीक है। ये पोल है सेल का और एक ये पोल है, ठीक है। सेल की दो साइड्स हैं, ये पोल और एक ये पोल, सेल के दो किनारे हैं। तो ये अपने अपने किनारे की तरफ सेल चिकन क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू करते हैं। अब ड्यू टू दिस पुलिंग, इस खींचने की वजह से द क्रोमोसोम सिस्टर्स क्रोमाटिड सेपरेट। स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम है ना, इसकी ये दोनों क्या थी, सिस्टर क्रोमाटिड्स थी। अब ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, अब ये क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। एक सिस्टर क्रोमाटिड देखें आपको ये नजर आ रही है, सिस्टर क्रोमाटिड्स है। अब एक सिस्टर क्रोमाटिड इस साइड पे चली गई और एक सिस्टर क्रोमाटिड इस साइड पे आ गई। एक सिस्टर क्रोमाटिड को इसने खींच लिया है और दूसरी सिस्टर क्रोमाटिड को इसने खींच लिया। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, इन दिस वे देयर आर टू सिमिलर सेट्स ऑफ क्रोमाटिड्स व्हिच मूव टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द सेल। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले सेल में माइटोसिस के दौरान अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरह से 4 क्रोमोसोम्स के पेयर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 4 में से आधे इस साइड पे चले गए और आधे इस साइड पे चले गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो यही लिखते हैं, वो कहते हैं इन दिस वे, इस तरह क्या होता है, देयर आर टू सिमिलर सेट्स, दो एक जैसे सेट्स होते हैं जिसके क्रोमाटिड्स के। देखिए यहाँ पर जैसे सेट क्रोमाटिड का यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का सेट क्रोमाटिड का यहाँ पर है, विच मूव, जो कि मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द सेल, सेल्स के पोल्स की तरफ। एक ये पोल है और एक ये पोल। जिस तरह जमीन आप देखें ना, अगर जमीन का एक को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और एक को हम कहते हैं साउथ पोल। इस तरह अगर आपने मैग्नेट देखा हो, ठीक है, तो मैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं, एक को कहते हैं नॉर्थ, एक को कहते हैं साउथ पोल्स, ठीक है, दो किनारों को कहते हैं। तो यहाँ पे सेल के भी दो ही पोल्स हैं, एक ये वाला पोल है और एक ये वाला पोल है। तो जब वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होकर सिस्टर क्रोमाटिड्स को खींचते हैं, तो आधे सिस्टर क्रोमाटिड एक साइड पर, आधे सिस्टर क्रोमाटिड एक साइड पे चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है कि ये एक साइड पे जब चले जाते हैं, एक साइड पे चले जाते हैं, यहाँ पे हमारा एनाफेज जो है ये मुकम्मल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एनाफेज की बहुत अच्छी समझ आई होगी। आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, एनाफेज के अंदर कुछ नहीं होता, बस आप लोगों ने इतना लिख दें, ठीक है। अगर आप ये वाली पहले 2 पॉइंट्स लिख देंगे तो भी बहुत है, अब ये ना भी लिखें तो भी खैर है, ठीक है। अगर आप बुक पे निशान लगाना चाहें, इसको शॉर्ट करना चाहें तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं और साथ आपने ये डायग्राम बना देनी है। इसमें आपने आसान जुबान में ये लिख देना है कि स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, उसके बाद खींचना शुरू कर देते हैं, खींचने की वजह से क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो फेज आता है वो हमारा पास आता है टीलोफेज। क्या है स्टूडेंट्स, टीलोफेज। अब टीलोफेज जो है ना, आपने इसको ज़हन में रखना है, टीलोफेज जो है इसे हम कहते हैं एग्जैक्ट ऑपोजिट है किसका, प्रोफेज का, एग्जैक्ट ऑपोजिट टू प्रोफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि वो कौन सा फेज है जो कि प्रोफेज का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आपने क्या बताना है कि जो टीलोफेज है वो प्रोफेज का बिल्कुल ऑपोजिट है। अब देखते हैं कैसे। देख टीलोफेज के अंदर स्टूडेंट्स होता है, इन दिस फेज न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स। देखिए यहाँ पर ये 4 क्रोमोसोम जो ऊपर सेपरेट हुए थे, अगर आप यहाँ पे देखें ना, देखिए 4 क्रोमोसोम जो ऊपर सेपरेट हुए थे, अब नीचे देखिए उनके गिर्द क्या बन गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नई न्यूक्लियर इन्वेलप बन गई, एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। देखिए आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप इसे कह सकते हैं, एक नई न्यूक्लियर इन्वेलप या नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है। और स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको ये जो स्पॉट नजर आ रहा है डार्क कलर का स्पॉट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं, ठीक है। जो आप यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है, न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। इसके अंदर एंड न्यू न्यूक्लियोलस रीफॉर्म, री का मतलब होता है दोबारा, फॉर्म का मतलब होता है बनना, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस है ना जो वो दोबारा बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट्स प्रोफेज हम उल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोफेज में आपने अगर याद हो तो यही 2 स्टेप्स जो है उल्ट हो रहा था। प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही थी और न्यूक्लियोलस जो है वो सेल से गायब हो रहा था, डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था, ठीक है, खत्म हो गया था। जबकि टीलोफेज के अंदर उसका बिल्कुल उल्ट हो रहा है। यहाँ पर जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स हैं उनके गिर्द एक नई न्यूक्लियर इन्वेलप बन रही है और नया न्यूक्लियोलस बन रहा है यहाँ पर, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होता है, बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमाटिन। अब देखें ये भी बिल्कुल उल्ट है। अब प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा था, वो जो क्रोमाटिन था वो किसके अंदर चेंज हो रहा था, वो चेंज हो रहा था क्रोमोसोम्स के अंदर। मेरे बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, वहां पे क्या हो रहा था, वो जो क्रोमाटिन था ये चेंज हो रहा था इस तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वापस किसमें चेंज हो रहे हैं, क्रोमाटिन के अंदर। तो पता चल गया ना कि प्रोफेज का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्यों है। अब आपकी बुक में 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि प्रोफेज का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्यों, आपने बताने हैं कि 3 पॉइंट्स, ठीक है। क्या है, एक तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होती थी, यहाँ पे न्यूक्लियोलस बनता है, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस क्या होता था, खत्म हो जाता था। और स्टूडेंट्स यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से अनफोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अनफोल्ड का मतलब है वो दोबारा से बिखरे हुए धागों की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक जमीन पे, ठीक है, आपके एक नलकी है, ठीक है, आप क्या करें उसके धागे को जमीन पे बिखेर दें, ठीक है, आपने क्या कर दिया उसे अनफोल्ड कर दिया। जब आप उसे फोल्ड करेंगे तो वो बड़ी प्यारी नलकी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, लेकिन जब आप अनफोल्ड करेंगे उसे दोबारा जमीन पर फैला देंगे तो फिर वही बिखरे हुए धागे की शक्ल में आ जाएगा। तो सेम स्टूडेंट्स यही है, अगर डीएनए को हम एक लपेट देना, उसे एक पर्टिकुलर एक शक्ल के अंदर से
पैक कर दें तो वो क्रोमोसोम में फोल्ड कर दें, अगर उसी डीएनए को हम बिखरे हुए धागों की शक्ल में वापस अनफोल्ड कर दें तो वो क्रोमाटिन बन जाएगा। तो यहाँ पर भी यही होता है, जो दोनों सेट्स है ना क्रोमोसोम्स के, वो अनफोल्ड हो जाते हैं बैक इनटू क्रोमाटिन, वापस क्रोमाटिन के अंदर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना, और आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम बना देंगे इस साइड पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये वही क्रोमोसोम्स है जो कि पेरेंट सेल के अंदर थे, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो है वो आज इस साइड पे चले गए, आज इस साइड पे चले गए हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह से टेलोफेज के अंदर आपने डायग्राम बना देनी। तो स्टूडेंट्स आए अब बुक की डायग्राम को देखते हैं। स्टूडेंट्स ये डायग्राम आप लोगों की बुक के ऊपर ड्रॉ की हुई है, इसने आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको ड्रॉ कर लेनी, तो जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को साथ साथ बताया आप लोग उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर आप देखें कि इंटरफेस के अंदर हो क्या रहा है। यहाँ पे देखें ये किस तरह डीएनए बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ है। देखिए एक रेड कलर वाला आपको नजर आ रहा है, एक ब्लू कलर वाला नजर आ रहा है। अब इनमें से क्या है, जो रेड कलर वाला था इसने रेप्लिकेट करके एक नया डीएनए बनाया जो कि आपको ब्लू कलर की शक्ल में नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स। अच्छा उसमें यहाँ पे देखें न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, और इसके गिर्द ये जो आपको रेड कलर की बाहर दीवार नजर आ रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्रोफेज के अंदर होता है, आप देखेंगे आपको एक सेंट्रोसोम नजर आ रहा है। अब इंटरफेस में देखिए, अब इंटरफेस से जैसे ही सेल जो है वो प्रोफेज के अंदर दाखिल हुआ, तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है, जो सेंट्रोसोम है जिसने अपनी कॉपी तैयार की, और कॉपी तैयार करके वो ऑपोजिट पोल की तरफ चला गया। अब जब ये माइग्रेट कर रहा है तो सेल के अंदर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं उनकी मदद से क्या बना रहा है, एक स्पिंडल फाइबर्स बना रहा है, ठीक है। सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स को माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे जो क्रोमाटिन है, ठीक है, ये कंडेंस हो गया है, किस शक्ल में कंडेंस हो गया है, क्रोमोसोम्स बना दिए इसने कंडेंस होकर, ठीक है। अब उसके बाद क्रोमोसोम्स की आपको नजर आ रहा है, देखिए इसके बाद एक प्रोटीन मौजूद है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, और हर क्रोमोसोम के जो 2 सिस्टर क्रोमाटिन है जो कि आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यही सारी चीजें हम पहले पढ़कर आए हैं, यही सारी चीजें हमने पहले पढ़ी है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो यहाँ पे टूटना शुरू हो गई, देखिए यहाँ पे इस पे ब्रेक्स हो गए, यहाँ पे टूटना शुरू हो गई है, और उसके अंदर ये जो न्यूक्लियोलस मौजूद था ये भी यहाँ पर क्या हो गया, गायब हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सारा प्रोसेस के अंदर हो रहा है। उसके बाद प्रोसेस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगला जो स्टेप है वो होता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल टूट जाती है, और ये जो सेंट्रोसोम है बिल्कुल सेल के ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो क्रोमोसोम्स है सेल के बिल्कुल दरमियान में अलोंग द इक्वेटर जो है वो अरेंज हो जाते हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अलोंग द इक्वेटर जो है वो क्या हो गए, अरेंज हो गए। अरेंज होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और अटैच हो जाते हैं। अब इधर के जो स्पिंडल फाइबर्स है वो काइनेटोकोर जो है वो एक साइड काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं, और जो इस साइड से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं वो इस साइड के काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक क्रोमोसोम है ना, जो आपको एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है, इसके साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, एक इस साइड से और दूसरा जो है वो इस साइड से। इस तरह सेल के दरमियान जितने भी क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं उनके साथ 2 स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच हो जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, मेटाफेज के बाद अगला जो फेज है वो है एनाफेज। वो क्या है स्टूडेंट्स, एनाफेज के अंदर क्या होता है कि ये जो सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं ये क्या करते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को पुल करना शुरू कर देते हैं, खींचना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि एक सिस्टर क्रोमैटिड इस साइड पर आ जाती है, दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो इस साइड पे चली जाती है। तो स्टूडेंट्स ये एनाफेज के अंदर होता है। एनाफेज के अगला जो स्टेप है स्टूडेंट्स वो है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर अगर आप देखें तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखें बाहर एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई, नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, नया न्यूक्लियोलस बनता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने क्रोमोसोम्स दिखाए हुए, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो क्रोमोसोम्स है ना इस तरह से जितना आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, इस शक्ल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है ना ये इस शक्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इस शक्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो क्रोमोसोम्स है ना ये वापस से अनफोल्ड बैक हो जाते हैं बिखरे हुए धागों की शक्ल में, जिसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जहां पे जब इस तरह की शक्ल में न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारी कैरियोकाइनेसिस जो है वो मुकम्मल हो गई है। कैरियोकाइनेसिस स्टूडेंट्स क्या थी, कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखें 2 न्यूक्लियस तकसीम हो गए, अब किसकी बारी, अब बारी है साइटोप्लाज्म की। मतलब स्टूडेंट्स अब सूरत हाल कुछ यूं है कि एक सेल है इस तरह, उसके दरमियान में ये एक न्यूक्लियस और दूसरा ये न्यूक्लियस, और इसके अंदर इस तरह से बिखरे हुए धागों की शक्ल में क्रोमाटिन पड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है, इस तरह न्यूक्लियस तकसीम हो गया। अब बारी है साइटोप्लाज्म के तकसीम होने की, और ये जो साइटोप्लाज्म का तकसीम होना है स्टूडेंट, इसे हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेसिस का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने इसे ज़हन में रखना है कि साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस स्टूडेंट्स क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप लोगों का असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, इसको हाथ से ड्रॉ करना है, बहुत आसान है। और अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स लिए हैं तो ये डायग्राम आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स बल्कि आप लोगों को इस डायग्राम को ड्रॉ करके मजीद से मजीद बेहतर होते चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप लोगों ने इस डायग्राम की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, बार बार ड्रॉ करें, बार बार ड्रॉ करें, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का ये चैप्टर जो है जब आप डायग्राम्स कर लेंगे आप लोगों को ये चैप्टर जो है फिंगर टिप पर याद हो जाएगा। और इस चैप्टर में आप लोगों ने चीजों को फिंगर टिप पे याद रखना, रट्टा हरगिज नहीं लगाना, रट्टा
डाटा हरगिज नहीं लगाना। फिंगर टिप पर चीजों को याद रखेंगे, आपको चीजें फौरन से याद हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर साइटोकाइनेसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।